नमस्कार, मैं हूं प्रसून। बात आज परमाणु युद्ध के मुहाने पे खड़े भारतीय महाद्वीप की। हालांकि खुद को परमाणु ताकत बताकर अक्सर भारत के आगे उछलने वाले पाकिस्तान के लिए चिंताजनक खबर है। ये रिपोर्ट स्वीडिश थिंक टैंक यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस साल यानी 2024 में भारत परमाणु शक्ति के मामले में उनसे आगे निकल गया है। स्टॉकहोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में साफ है कि परमाणु हथियारों की भारतीय महाद्वीप में होड़ बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2024 में 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हथियार ही हैं। रिपोर्ट दिखाती है कि भारत ने 2023 में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाया है। 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, लेकिन 2024 में ये संख्या 172 हो गई। वहीं पाकिस्तान के पास अब भी पिछले साल के मुकाबले जितने परमाणु हथियार थे उतने ही अभी भी हैं, यानी 170 के 170 ही रहे। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का मुख्य लक्ष्य जहां भारत को टारगेट करना है, वहीं भारत लगातार लंबी दूरी के मिसाइलों को बनाने की कोशिश में है ताकि पूरे चीन को अपने जद में ले सके। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया भर के परमाणु हथियारों की बढ़ोतरी और उनके आधुनिकीकरण पर चिंता जताई है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि परमाणु से लैस जो देश परमाणु हथियारों को बढ़ा रहे हैं और उनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं, वो बेहद चिंता की बात है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में परमाणु शक्ति संपन्न देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, उत्तर कोरिया और इजरायल भी आते हैं। इनमें से अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार हैं, वहीं रूस के पास 4380 परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 290 और नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियारों की संख्या 50 है। इजराइल की बात करें तो उसके पास भी 90 परमाणु हथियार हैं। चीन भी अपने पास परमाणु हथियारों की जखीरों को तेजी से बढ़ा रहा है। 2023 में उसके पास 410 परमाणु हथियार थे। चीन के पास 2024 में बढ़कर 500 परमाणु हथियार हो गए। इसका मतलब साफ है कि चीन ने एक साल में 90 परमाणु हथियारों का निर्माण किया। ये वृद्धि उस समय देखने को मिल रही है जब हाल में ही कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में परमाणु नीति कार्यक्रम और कार्नेगी चीन के एक वरिष्ठ फेलो टेंग झाओ ने कहा था कि 2027 तक 700 से अधिक और दशक के अंत तक चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु वारहेड हो सकते हैं। रिपोर्ट ये भी जानकारी देती है कि युद्ध के दौर में हथियारों के खत्म होने के कारण दुनिया भर में परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी आ रही है, लेकिन संघर्ष की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले ऑपरेशनल वारहेड की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में लगभग 2100 तैनात परमाणु हथियारों को बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर उच्च परिचालन अलर्ट की स्थिति में रखा गया है। इनमें से लगभग सभी सक्रिय किए गए वारहेड रूस और अमेरिका के हैं। इतना ही नहीं, जितने भी परमाणु वारहेड हैं उसमें ज्यादातर या 90% रूस और अमेरिका के हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो रक्षा विशेषज्ञ के नाते कैप्टन वीएन झा जी से, न्यूक्लियर ट्रायड जिसकी बात की जाती है कि यह एक 3 पक्षी मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर है जो केवल आज तक अमेरिका, रूस, भारत और चीन के पास है। अब ये समझना चाहते हैं कि क्या जो ऐसी शक्तियां हैं, भारत सहित 4 शक्तियां, क्या ये अपने परमाणु हथियारों को हमेशा अलर्ट पे रखती हैं,
मिसाइलों में लगा के रखती हैं, या इसके कोई और मायने भी हैं? देखिए, जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं ये बहुत ही विध्वंसक हैं और इसको हमेशा भारत जैसे देश पे कम से कम हमेशा अलर्ट के तौर पर नहीं रखा जाता है। हाँ, अमेरिका और रूस जब वो यूएसएसआर था तो इनकी आपस में कुछ विश्वास की कमी थी, तो हमेशा ये जो वॉर हेड होते थे वो इंटीग्रेटेड होते थे, सिर्फ कहाँ पे इसको डेजिग्नेट करना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे गिराना है, वो सब रहती थी वर्कआउट करने के लिए। लेकिन एक और चीज याद रखिए कि ये जो हम लोग गिनती कर रहे हैं कि भारत के पास में 172 है, पाकिस्तान के पास में 170 है, देखिए ये बड़े ही विध्वंसक चीजें हैं। एक न्यूक्लियर वॉरहेड अगर कहीं गिर जाए तो आपने देखा होगा हिरोशिमा का, नागासाकी का क्या हाल हुआ है, विध्वंस हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये आजकल के दिन में लोग कहते हैं कि कुछ टैक्टिकल वेपन्स भी होते हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, लेकिन जहां तक वो ग्रेटर देन 1 किलो न्यूटन का सवाल है, तो ये हमेशा है स्ट्रेटेजी होते हैं, विध्वंसकारी होते हैं। एक शहर पे गिरे, शहर के जो लगभग 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है सेंटर में, वो तो बिल्कुल सैनिटाइज हो जाता है, वहां पे कोई किसी भी जीवन का रहना वो लाजमी नहीं है। झा साहब, एक सवाल और भी है कि भारत की स्थिति की गणना की जाए बाकी चीन और पाकिस्तान की तुलना में, तो युद्ध के दौरान भारत को ये समझना होगा कि वो एक देश से नहीं लड़ेगा युद्ध। भारत चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ लड़ना पड़ा। आपके जरिए समझना चाहते हैं कि क्या भारत की तैयारी पूरी है, अगर एक साथ उसको दो मोर्चों पे, एक तो पाकिस्तान के साथ, दूसरा चीन के साथ लड़ना पड़े, तो आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से दोनों तौर पे क्या भारत इतना सक्षम है कि 2-3 महीने लड़ाई खींच सके? देखिए, थ्योरेटिकली हर नेशन में जिसके पास की न्यूक्लियर वॉरहेड है, एक मिनिमम 2 कह लीजिए, 4 कह लीजिए, 5 कह लीजिए, ये हमेशा वॉरहेड के साथ में इंटीग्रेटेड रहते हैं। कहते हैं ना कि वो प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनके साथ में वो न्यूक्लियर बटन का वो जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं किसी ने ऐसी गलती कर दी कि आपके ऊपर में हथियार छोड़ दिया, तो आप फिर उसके बाद वेट नहीं कीजिएगा कि हाँ वो अब हम फिर से वो मीटिंग बुलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसकी आपको समझ नहीं मिलेगी। तो हमेशा हर कंट्री के पास, जिसके पास से न्यूक्लियर वॉरहेड है, उसमें से कुछ जो होते हैं वो हमेशा ऑपरेशनल कंडीशन में होते हैं। सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेट ऐड करना होता है कि उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितना सेट करना है ताकि कहाँ पे गिरेगा। तो ये चीजें जो होती है वो होती हैं। अब जहां तक भारत और चीन का सवाल है, देखिए पाकिस्तान की बात मत कीजिए। पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा कंट्री है, उसका कोई स्टेट नहीं है, इससे हमारी बराबरी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में वो कहते हैं कि बंदर के हाथ में कुछ पड़ जाए तो उसका आप यकीन नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल पड़ गया है और वो हमारे से पहले, इससे पहले कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल आया था, इससे पहले ही पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल रेडी था। और यही कारण था कि वाजपेयी जी ने एकदम बिल्कुल सीक्रेसी से अपने यहाँ पे जो न्यूक्लियर आर्सेनल थे उसके टेस्ट किए थे और उसको मॉनिटरियम भी भेजा था अपने वन साइडेड। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, न्यूक्लियर आर्सेनल ऐसे यूज नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर आर्सेनल छोड़ दिया, मान लीजिए कभी गलती से भी, तो पाकिस्तान का विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि भारत ने नो अटैक पॉलिसी रखा, नो फर्स्ट यूज, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट अटैक का पॉलिसी रखा। मतलब आपने अगर हम पे एक गिराए तो हम फिर नहीं ये देखेंगे कि आपने एक गिराए, फिर हम अपने हिसाब से स्ट्रेटेजिक जो हमारा कमांड कहेगा कि कितने गिराने चाहिए आपके ऊपर में, जिससे कि आपका जो आपकी मौत हो जाए। आपकी बात से झा साहब ऐसा लग रहा है कि जो तैयारियों की बात है वो बेमानी हो जाएगी जब परमाणु युद्ध की बारी आएगी, चाहे कोई देश छोटा हो या बड़ा हो, उसका कोई बहुत अर्थ नहीं होगा। बिल्कुल, जब परमाणु युद्ध होगा उसके बाद लड़ाई नहीं रह जाएगी। करोड़ी सिंह जी, युद्ध के साथ आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, ये सारी परिस्थितियां यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र बोले
इनके उच्चाधिकारियों को मालूम है, उसके बावजूद ये संस्थाएं परमाणु होड़ को कम नहीं कर पा रही हैं और परमाणु हथियारों की कालाबाजारी चल रही है। ऐसे में पूरी दुनिया में इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर क्या कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है जिससे जनता आश्वस्त हो कि परमाणु युद्ध नहीं होगा, या ऐसा कोई विकल्प भारत ही तैयार कर रहा है जिससे अपने आप को ये सुरक्षित कर सके कूटनीतिक तौर पे? करोड़ सिंह जी। देखिए प्रसन्न जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है और आज ऐसा लगता है कि पूरा विश्व एक बर्बादी के मुहाने पे खड़ा है। किसी भी समय किसी भी रूप में परमाणु हथियार यूज हो सकता है और अगर मान लीजिए कोई सेना या सरकार या राज्य यूज नहीं करे तो वो जो दूसरे आउटला संगठन है उनके हाथ भी पड़ सकता है चोरी से, या दूसरा कोई स्टेट उसको स्टेट अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकती है, जैसे आतंकवाद को प्रमोट करती है। तो ऐसी स्थिति में खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन भारत की नीति को हम समझें तो भारत की प्रारंभ से ही एक नीति रही पूर्णतः निरस्त्रीकरण। परमाणु हथियारों सहित जितने हथियार हैं उनको खत्म किया जाए और भारत की उस नीति पे पूरे विश्व ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर भारत ने ये सोचा कि न्यूक्लियर पावर है वो एक शक्ति है, पीसफुल पर्पज के लिए उस शक्ति को यूज कर सकते हैं। तो 74 में परमाणु परीक्षण किया पीसफुल पर्पजेज के लिए। उसके बाद भारत ने देखा कि भारत की चीन उत्तर की साइड में चीन परमाणु हथियार निरंतर रूप से बढ़ा रहा है। चीन और भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए भारत को भी परमाणु संपन्न देश होना चाहिए, परमाणु हथियार बनाना चाहिए। अब सामान्यतः हम ये कह सकते हैं एक सभ्य नागरिक या सभ्य व्यक्ति के रूप में कि परमाणु हथियार है वो यूज करने का नहीं है, एक निवारक क्षमता रखता है। अगर पाकिस्तान या चीन भारत के विरुद्ध यूज करेगा तो भारत भी उनके विरुद्ध यूज कर सकता है। इसका मतलब यूज नहीं होंगे, क्योंकि उसमें सभी बर्बादी के मुहाने पे पहुंच जाते हैं अगर इस तरह से यूज होता है। लेकिन इतने हथियार अगर बने हुए हैं तो उनको जब तक खत्म करने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए तब तक कभी न कभी वो किसी न किसी रूप में भूल से या दूसरों के हाथों में पहुंच जाए। जो ऐसे तत्व हैं जिसको हम आतंकवादी या अतिवादी कहते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा पूरी मानवता को है, एक देश को नहीं है, मानवता को खतरा है। तो इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए विश्व समुदाय को सोचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ बार बार प्रयास करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें असहाय है, क्योंकि जो न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हैं, आणविक अस्त्रों वाले, जो परमानेंट मेंबर भी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो अपने हथियारों को किसी भी रूप में कम करना नहीं चाहते, कम नहीं करना चाह रहे हैं और घातक से घातक बनाते जा रहे हैं। प्योरीफाई करके परमाणु को और भी ज्यादा प्योरीफाई करके परमाणु सामग्री को और ज्यादा घातक बना रहे हैं। अब सवाल ये है करोड़ सिंह जी कि ऐसे में भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है? कभी खुदा न खास्ता युद्ध होता है और जिसकी संभावना, आशंका या कयासबाजी कही जाए तो लगातार लगाई जाती है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान की जो स्थिति है, चूंकि अराजक स्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, वो हथियार आतंकवादियों के हाथ भी लग सकते हैं। ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? मान लीजिए किसी आतंकवादी ने कुछ इस तरह की हरकत कर दी तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? पाकिस्तान तो कह देगा या कोई भी देश कह सकता है ये आतंकवादी कार्रवाई है, तो उसके लिए पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार होगा? ऐसे मामलों को आप किस तरीके से देखेंगे? जी देखिए, जहां साहब ने अभी बताया कि भारत की नीति है कि नो फर्स्ट यूज, भारत पहले यूज नहीं करेगा। करोड़ी साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आतंकवादियों ने यूज कर दिया तो भारत के पास क्या विकल्प बचेगा? क्योंकि आतंकवादियों को देने का सोर्स तो पाकिस्तान ही होगा ना, तो भारत को मजबूर होकर अपने हथियारों को यूज करेगा जहां से आतंकवादी उसको यूज करते हैं, और वो क्षेत्र निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान देता है तो पाकिस्तान ही होगा, तो स्वाभाविक रूप से वो पाकिस्तान के विरुद्ध यूज होगा। लेकिन उससे पहले मुझे स्थिति जिस तरह का यूक्रेन और रशिया के वार में बन रही है, वहां आज सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है प्रसून जी, क्योंकि अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। एक स्टेज पे क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह प्रयास किया कि रशिया को
G7 में लेके G8 बना लिया जाए और रशिया में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम की जाए, एक खुली अर्थव्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन उसमें वो सफल नहीं रहे। G8 से निकाल के G7 में वापस जाना पड़ा उनको। तो रशिया के पास हथियार हैं, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, और जो यूक्रेन में जिस तरह की स्थिति बन रही है वो मुझे लग रहा है कि 62 में जो क्यूबा की स्थिति थी, क्योंकि अमेरिका की गोदी में जाके क्यूबा पर सोवियत संघ ने वहां पे कम्युनिस्ट रिजीम की स्थापना की थी, फिडेल कास्ट्रो ने। तो शायद अमेरिका यूक्रेन को लेके वो क्यूबा में जो कुछ अमेरिका के साथ हुआ था उसका बदला लेना चाहता है। और अगर इस तरह की बदले की भावना से अगर काम करेंगे तो बार बार जैसे पुतिन थ्रेटनिंग कर रहा है कि अगर मुझे फोर्स किया गया तो मैं न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता हूँ। अभी 15-16 को स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई, पीस समिट जिसको हम कह रहे हैं, भारत के प्रतिनिधि गए थे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वहां से थे हमारे विदेश मंत्रालय के। भारत ने उसमें जिस तरह की बातचीत हुई उससे सहमति व्यक्त नहीं की है, और वहां जो संयुक्त वक्तव्य हुआ उसमें भारत ने हस्ताक्षर भी नहीं किए, क्योंकि भारत चाहता है कि अगर आप शांति स्थापना करना चाहते हैं, किसी प्रकार की न्यूक्लियर जो कैटेस्ट्रोफी है उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, उन दोनों को साथ लेना चाहिए। और उसमें रशिया को बुलाया नहीं गया और केवल यूक्रेन की तरफ से है, तो उसने ये प्रूव करने की कोशिश की कि यूक्रेन विक्टिम है और रशिया एग्रेसर है। तो रशिया पे दबाव बनाया जाए तो वो एक पश्चिमी देशों का समिट होके रह गया। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन में जो स्थिति बन रही है करोड़े सिंह जी, आप बेहद अहम बात कर रहे हैं। इसको अगर एक लाइन में समझा जाए तो इसको कगार की नीति कहते हैं, कि किसी भी देश को ढकेल के एकदम उसके आखिरी सीमा तक ले जाइए और उससे कहिए अब बताओ क्या करना है। अगर देश मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर उसके अंदर हमेशा के लिए डर पैदा कर दीजिए। अमेरिका की नीति शुरू से रही है। शायद परमाणु वार वाली कहानी जो थी यहीं से शुरू हुई थी, जब आदमी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को उत्पादन एक बृहद तौर पे किया। लेकिन अब सवाल ये है झा साहब कि ऐसी स्थिति में शांति प्रिय देश क्या मरने के लिए तैयार रहें, या उन्हें भी परमाणु युद्ध में परमाणु सामग्री इकट्ठा करके परमाणु वाले हथियारों की होड़ में शामिल हो जाना चाहिए, या किसी और विकल्प पे उनको विचार करना चाहिए? और ऐसे विकल्प क्या हो सकते हैं झा साहब? देखिए कृष्ण जी, जो छोटे कंट्रीज हैं जहाँ पे की जनसंख्या बहुत बड़ी नहीं होती है, जहाँ पे स्टेट का हाई नहीं होता है, उनके लिए परमाणु के लिए तो डालना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे भारत था, भारत को परमाणु हथियार की तरफ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि एक तरफ चाइना, जिनके पास में ऑलरेडी पहले से ही परमाणु हथियार हैं, दोनों फ्यूजन और रिफ्यूजन दोनों तरह के हथियार है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और दूसरा हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो दोनों चीजें चीन के पास पहले ही थी, पाकिस्तान के पास गुपचुप वो पहले ही इनके पास में आ गया था, लेट 80s में आ गया था। तो भारत के पास में कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि हमारे पास में ऑलमोस्ट 1/5 या 1/6 दुनिया की 1/5 या 1/6 पॉपुलेशन है। इनका संरक्षण करना, इनका रक्षा करना भारत सरकार का काम है। और जब आप जानते हैं कि हमारे आसपास में दो लोमड़ बैठे हुए हैं, एक उत्तरी सीमा पे और दूसरे पश्चिमी सीमा पे, तो आपको अपने आप को सख्त करना पड़ेगा। 74 के बाद इंदिरा जी क्यों इसको ऑप्ट नहीं की, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जब जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास में ये एक ऑप्शन आया कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल आंख मूंद के सीक्रेसी रखते हुए इसको परमाणु का टेस्ट किया, और एक ही साथ वो सारे टेस्ट कर लिए जो कि फ्यूजन के लिए चाहिए और फ्यूजन के लिए चाहिए। मतलब जो प्लूटोनियम बॉम्ब है उसके लिए भी और हाइड्रोजन बॉम्ब है उसके लिए भी। ये सारे एक्सपेरिमेंट जो थे, टेस्ट जो थे, उन्होंने उसी दिन कर डाले और फिर मोरेटोरियम उन्होंने घोषित कर दिया। तो भारत जैसा देश जिसके पास में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिसके साहब इसकी आप बहुत अहम बात बता रहे हैं। इसी के साथ मैं दो चीजों पे आपका ध्यान दिलाऊंगा कि एक रिसर्च आई जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर आंतरिक अंतर विरोधों को
एक चरम सीमा तक बढ़ा रही है पाकिस्तान और चीन की आर्मी। खुफिया तौर पे उन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, पैसे मुहैया करवाए जा रहे हैं, जो भारत के आंतरिक अंतर्द्वंद्वों को बढ़ाकर गृह युद्ध की स्थिति लाए। ऐसे समय पे 2032 से 2035 के बीच में ऐसा कोई समय आएगा जब दोनों देश हमला कर सकते हैं। इस तरह की रिसर्च में आप कितनी सत्यता समझते हैं और ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, डिफेंस स्टडीज में मैंने डिफेंस कॉलेज ज्वाइन किया था 1974 में, और 1974 से ही हमने अपने सेमिनार देखे हैं, कॉन्फ्रेंस देखे हैं। हर कॉन्फ्रेंस में भारत दो सीमा पे लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता रहा है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमको दोनों सीमा पे तैयार रहनी पड़ेगी। तैयार। करोड़ों सिंह जी, जल्दी से आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि भारत को किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए बातचीत का अगर रास्ता अख्तियार करना हो, चीन पे या पाकिस्तान पे, या दोनों को एक साथ लाके बात करनी चाहिए, या अमेरिका के जरिए ही बात करें? देखिए प्रसून जी, दोनों को एक साथ लाके बात नहीं हो सकती। भारत को द्विपक्षीय तरीके से पाकिस्तान से, चीन से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि डीप स्टेट हर जगह एक्टिव है, तो भारत को भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने डीप स्टेट को मजबूत करना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक चीज होती है, जब एक देश किसी तरीके से अपने सुरक्षा की खोज करता है, चाहे वो हथियार को यूज करे या डीप स्टेट को यूज करे या इंटेलिजेंस को करे, तो उससे सुरक्षा मल्टीप्लाई होती है दूसरे देशों के लिए और एक अविश्वास का वातावरण बनता है। तो उसको भारत अगर अविश्वास के वातावरण को चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ खत्म करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ISI है, चीन की स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, वो निश्चित रूप से एक्टिव होंगे। और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, ये हर देश में जहां भी जिस देश से उसके अच्छे संबंध नहीं होते हैं, वहाँ फिफ्थ कॉलम नेटवर्क को प्रमोट करते हैं और उसके थ्रू डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके मीडिया के सामने और शोधकर्ताओं के सामने कोई एविडेंस नहीं होते हैं, तथ्य नहीं होते हैं, तो उसमें केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूँ करोड़ सिंह जी, काल्पनिक ही समझ के जवाब दे दीजिएगा आप कि अगर मौजूदा समय में वॉर होता है तो भारत के साथ क्या अमेरिका खड़ा हो सकता है या रसिया खड़ा हो सकता है, या भारत को अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़नी होगी? देखिए, मूलभूत रूप से तो भारत को अपनी लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी, लेकिन निश्चित रूप से रशिया और अमेरिका दोनों किसी न किसी रूप में भारत के सहायक हो सकते हैं। अगर हम 62 का उदाहरण लें, जब चाइनीज एग्रेशन हुआ तो अमेरिका ने 90 घंटे में भारत को सहायता पहुंचा दी थी, जबकि अमेरिका और भारत के उस समय बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। भारत नॉन अलाइन पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, तो उस समय भी अमेरिका ने सहायता की। जब चीन का एग्रेशन हुआ था तो अमेरिका और रूस दोनों किसी न किसी रूप में भारत की सहायता करेंगे। लेकिन आज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ी सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप लोग चलते रहिए APN न्यूज के साथ। धन्यवाद।